तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि ऑलरेडी नेशनल लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं, दैट इज AIEEE एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर इन द जेई। तो ये 4-5 क्वेश्चंस करने के बाद आई विल गो बैक टू द योर दिस क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग फ्रॉम द क्लास नोट्स। Question number 1, HBr react with the CH2 CHO CH3। मतलब ये जो है यहाँ पे आपने ऐड किया है HBr और कंडीशन जो है वो रूम टेम्परेचर है। अभी देखो यहाँ पे बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है। सी, सबसे पहली बात, अगर आप इसका रिएक्शन लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CH3। नाउ एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीडियम हियर? मीडियम के, एसिडिक। हाँ बहुत बढ़िया। तो बच्चा क्या करेगा, एसिडिक मीडियम के होने की वजह से यहाँ से उसको एक प्रोटॉन मिलेगा एंड दिस प्रोटॉन विल गेट अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ये बच्चे का अंडरस्टैंडिंग है सी, और वो सही समझ रहा है, वो गलत नहीं समझ रहा है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। 3H एंड देन पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा क्या करेगा, उसको लगेगा यार अभी जो राइट साइड वाला बॉन्ड है ना उसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड को तोड़ के मैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दे देगा और मेरे को मिलेगा ये प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज द इनॉल, दिस इज द इनॉल एंड दिस इनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटो। तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है बच्चे के हिसाब से, आपके भी दिमाग में ये बनता होगा। और दूसरा वाला बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से जो है CH3 प्लस निकलेगा, वो CH3 प्लस H Br के साथ में कंबाइन करके CH3 Br मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सी मिथाइल ब्रोमाइड और एसिटल्डिहाइड, ये दो प्रोडक्ट बच्चे को मिल गया और ये ऑप्शन में लिखा भी रहेगा। ये AIEEE का क्वेश्चन है, ये आई गेस 2007 या 8 के टाइम का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा आज देख रहा था तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने पिकअप कर लिया। अच्छा, अब बच्चा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, क्या मिस्टेक कर दिया है देखो। अब उसको इतना पता है कि मीडियम अगर एसिडिक होता है तो वो प्रोटोनेशन करेगा, वो सही समझ रहा है। बट अभी वो मिस्टेक कहाँ कर रहा है, वो मिस्टेक इस जगह पे कर दिया कि सामने वाला इलेक्ट्रॉन देना चाहिए तो वो प्रोटोनेशन करेगा। द अपोजिट फेलो, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर तो अवेलेबल है, दैट इज करेक्ट। तो वो एक लोन पेयर सामने वाले को देगा, ये आपको कैसे पता चल रहा है? मतलब ये जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो प्रोटॉन के पास ही दिया जाएगा? तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस आ जा रहा है, देयर इज अ रेजोनेंस, there is resonance. So due to the resonance the lone pair which we are donating वो हो नहीं पाएगा, वो जो है यहाँ शिफ्ट करके ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH O बॉन्ड CH3। अभी मैं इसका रेजोनेंस दिखा रहा हूँ, तो ये इधर शिफ्ट करके ये इधर जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस न्यू स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रहेगा उसके CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 विद द पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा बोलेगा सर इसके पास एक लोन पेयर तो है, तो ये H प्लस के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो 4 बॉन्ड बनाने का उसका कैपेसिटी नहीं ऑक्सीजन का, बिकॉज देयर इज नो स्पेस अवेलेबल। तो वो जो लोन पेयर हम लोग प्रोटॉन को दे रहे थे ना, वो एक्चुअली लोन पेयर उसके पास है ही नहीं, वो तो रेजोनेंस में जा रहा है। तो जो बच्चे ने ऊपर वाला मैकेनिज्म फॉलो किया ना वो गलत है, दिस इज द रॉन्ग मैकेनिज्म। दिस इज द रॉन्ग मैकेनिज्म। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उसको ये समझ में आना है कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड। अगर लोन पेयर कहीं जाने वाला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोटॉन के पास ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो दो लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाने की वजह से वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं किया जा सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, after this the second possibility which comes here, we can think for the addition of HBr across the double bond। अब बच्चा इसको ऐसे भी तो समझ सकता है, CH 2 double bond CH bond O bond CH3। now if you break the, this is your unsymmetrical alkene, अगर आप इसको ब्रेक करोगे
राइट एंड लेफ्ट वाला पार्ट लगा दो तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप क्या कर सकते हो, HBr जब इसके ऊपर ऐड करोगे तो आपने CH2 के बदले हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बगल वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो है Br माइनस आएगा और अटैक कर देगा। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH Br बॉन्ड O बॉन्ड CH3। सो ये आपका एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। अभी Br जो है वो बगल वाले को मैंने क्यों नहीं लगा दिया, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। सी why I'm not putting the Br to this carbon, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CH3। आप क्या कर सकते हो, आप जो है अगर आपने पाई बॉन्ड जो है लेफ्ट वाले को शिफ्ट किया तो CH2 को नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन H प्लस ले लेगा, CH3 बन जाएगा। अगर किसी ने बच्चे ने बोला सर मैंने ना राइट साइड में शिफ्ट किया, तो हाँ तो शिफ्ट करो, प्रॉब्लम क्या है, देखो CH2 ये प्लस हो जाएगा, CH माइनस O लोन पेयर CH3। अब ये जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द दिस वन, क्योंकि देखो क्या है ना, अगर कोई भी बंदा पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसके बगल में ना हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आना चाहिए, तो वो उसको स्टेबलाइज करता है। अभी अगर आप इसको देखोगे ना, ये CH माइनस को, तो ये CH नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इच्छा ये है कि मेरे बगल में कोई ऐसा ग्रुप आए जो मेरे से इलेक्ट्रॉन को ले, तो वो मेरे को और स्टेबल करे। तो एक तरफ राइट साइड में तो कौन सा ग्रुप आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये लोन पर डोनेट करेगा इसको, मतलब वो जो पहले से रिच है उसको कोई पैसे देगा तो मतलब इट इज लाइक दैट, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट में तो CH2 है, तो CH2 को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन उस CH माइनस को खुद को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो बोलने का मतलब ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, दिस वन, दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। सो अकॉर्डिंग टू दैट Br माइनस विल गो टू दैट विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रूल है, रूल के हिसाब से हमेशा फॉलो नहीं करने का, सम टाइम यू गेट अ रॉन्ग प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इसका मेजर प्रोडक्ट आपका ये वाला है। सभी को समझा इसमें, मैंने 2-3 कंसेप्ट इसमें पढ़ा है। एनी डाउट टू एनीवन प्लीज लेट मी नो। समझा सर। सर हाँ सर अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा या लोकलाइज्ड है, हाँ, डीलोकलाइज्ड? बहुत बढ़िया। ये आपको जो है स्ट्रक्चर देख के ही समझना पड़ेगा। अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा नहीं होता, कुछ इस प्रकार होता। इफ आई वुड हैव गॉट द स्ट्रक्चर लाइक दिस CH3 CHO बॉन्ड CH3। अब ये पोजीशन देख के मेरे को समझ में आ रहा है ना। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो किधर जाने वाला ही नहीं, वो तो लोकलाइज्ड है, तो बाय डिफॉल्ट इधर पे H प्लस आएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और उसे बॉन्ड बना लेगा। अगर वही चीज़ इसके बगल में कॉन्जुगेशन होता तो रेजोनेंस होने की वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देने से पहले ही ना वो बगल वाले को दे देगा। तो यहाँ पे हमको रेजोनेंस की वजह से जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बच्चा टिक करेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जो आपने पूछा हमको पता कैसे चलेगा, सो बाय लुकिंग एट द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, is that electrons are arranged in such a manner that they can participate under the resonance, they can go under the delocalization process। तो वो देख के समझता है मॉलिक्यूल। अभी बोला ना मैंने, यहाँ का मैंने डबल बॉन्ड अगर हटा दिया तो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोटोनेशन करके वहाँ से अल्कोहल एक निकल जाएगा और एक जगह पे Br आके चिपक जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, बच्चे लोग मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अगला जो है the best reagent to convert pent 3 in 2 all into pent 3 in 2 on, मतलब आपने अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो इसका मैं जरा स्ट्रक्चर निकाल दूं। सिंपल है ये, वैसे ही इसका आंसर आपको आना चाहिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसने 3 नंबर पे 2 नंबर पे OH लगा दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के इसको मैं OH कर देता हूँ। सो दिस इज 1 2
3 4 5। अब मेरे को क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करके मुझे क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग द सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग। क्या कर रहा हूँ मैं, सेलेक्टिव। मैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं माइल्ड ही यूज कर रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये जो अल्कोहल है, ये आपको कौन सा अल्कोहल है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, एंड व्हेनेवर यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यू गेट अ कीटोन ओनली। तो देखो, अगर आपने एसिडिक एमिनोफर यूज किया ना, तो एसिडिक एमिनोफर जो है ये एक तरह से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इवन K2Cr27 ऑल्सो। सो दे विल नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइड और कीटोन, वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के बाद रुकेंगे नहीं। तो हमको माइल्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लोगों ने पीसीसी दिया है। पीसीसी और पीडीसी जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। दे आर कॉल्ड एज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर कॉल्ड एज अ selective oxidizing agent, PCC and the PDC. So I will go with this pyridine chlorochromate, that is a PCC. If they would have given the PDC also, then वो भी हम लोग assume कर सकते थे. So they have not given, so I will go with only PCC. This is also the AIEEE का question. अच्छा, अब अगला वाला क्वेश्चन में भी बच्चा मिस्टेक करेगा। देखो क्यों मिस्टेक करेगा, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मीडियम क्या है यहाँ पे, एसिडिक है। बहुत बढ़िया। अब एसिडिक मीडियम है तो यहाँ से जो है आपको प्रोटॉन निकलेगा, और ये प्रोटॉन के ऊपर ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसमें कैसा रेजोनेंस नहीं आ रहा है, तो वो लोन पेयर इजिली चला जाएगा। अब लोन पेयर जाने के बाद की बात है, वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो लोन पेयर जब चिपक गया उसको, ऑक्सीजन को, प्रोटॉन को, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या देखना है कि भाई वो बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जो है जिस कार्बन को चिपका हुआ है ना, वही बॉन्ड वो तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास दूसरा चारा ही नहीं है। बिकॉज राइट और लेफ्ट में उसके पास हाइड्रोजन है, तो वो तो तोड़ने वाला नहीं है। तो जो सी और एच ओ का बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट करेगा। अच्छा, जिस कार्बन को ओ एच लगा हुआ था, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ से आपने वाटर निकाल दिया। सो आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर वी आर गेटिंग द कार्बोकेटायन C6H5 बॉन्ड CH2। कैन एनीवन टेल मी द सेट्स ऑफ रूल, किसी को सेट्स ऑफ रूल याद आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी द सेट्स ऑफ रूल, व्हाट द सेट्स ऑफ सेज दैट? Just बोलिए। more number of alkyl groups. हाँ, बहुत बढ़िया। ज़्यादा जिसके पास से मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर द वन विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वी रिमूव फ्रॉम दैट दिस योर हाइड्रोजन। सो कैन यू टेल मी विच विल बी द प्रीफर्ड वन? राइट, इसको मैं बीटा डैश कर देता हूँ और लेफ्ट वाले को बीटा कर देता हूँ। सो टेल मी विच इज द प्रीफर्ड वन, विच इज द beta प्रीफर्ड वन? dash, हाँ, beta dash. बीटा डैश। वाई बीटा डैश? फिर 2 alkyl group है। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, अभी ये जो है आपने कर तो दिया, बट इसमें मिस्टेक हो जाएगी ना। अब बच्चा मिस्टेक क्या कर दिया, जैसे कि हमने जो रूल पढ़ा है, रूल देखो वायलेट हो जाता है। देयर इज अ 95% चांस रूल विल बी गेटिंग वायलेटेड, बट वी हैव टू ऑलवेज स्टिक टू द फंडामेंटल। अब बच्चा जो है बीटा डैश से तो निकाल दिया, अब उसके हिसाब से प्रोडक्ट उसको ये मिल गया। क्या मिल गया? C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, ये सही हो गया उसके हिसाब से। अच्छा, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ये समझ रहा है कि अगर मैंने बीटा से निकाला तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या और ये हो सकता है, इजी हो सकता है मेरे को स्टेबिलिटी के मामले में, तो उसको मैं जरा राइट साइड में लिखता हूँ। सी, इफ यू आर रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, सो बीटा से रिमूव करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं जो C6H5 है उसको बेंजीन बना देता हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। दिस इज CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अभी ध्यान से देखो, जो पहला वाला प्रोडक्ट मिला है, ये वाला, और जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या पता है? जो पहला वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, यू आर गेटिंग ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन।
So due to the hyperconjugation, we are getting 3 CH3, यहाँ से 3 है, ये 3 है और ये 2 है, तो यू आर गेटिंग हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? यू आर गेटिंग 8 अल्फा हाइड्रोजन, यू आर गेटिंग 8 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वन, इसमें जो है यू आर गेटिंग ओनली, हाँ बहुत बढ़िया आकांक्षा. सो यू आर गेटिंग हियर हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज अ रेजोनेंस, सो देयर इज आर प्लस एच इफेक्ट. तो ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से. इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से. तो बच्चा क्या किया, उसने मिस्टेक तो कर दिया बीटा डैश से निकाल के. अब हमको पता है ना बीटा डैश तो रूल के हिसाब से तो वही, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे. मार्कोनिकॉफ रूल गेट्स वायलेटेड, मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो फेल हो जाता है, और जहाँ पे उसका वायलेशन होता है वही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज दे पुट अ क्रीम क्वेश्चन. अब वो ऐसे तो कोई एकदम लल्लू क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव टू पुट अ वन गुड क्वालिटी क्वेश्चन. तो वो ऐसा क्वेश्चन प्लेस करेंगे जिसमें थोड़ा सा वायलेशन रूल का हो जाए, बट फंडामेंटल ऑलवेज स्टिक करता है. तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ये वाला. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और एनी यस डाउट टू सर. एनीवन? इसको जरा आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, यस. सर ये सारा सॉल्व करने का तो सेम स्क्रीन में लाओगे तो हम लोग स्क्रीनशॉट निकालेंगे. अच्छा, यस यस यस, यू वांट इन द वन स्क्रीन, जस्ट लेट मी सी. नहीं सर, सारा एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद. सॉल्व करने के बाद एक इसमें चाहिए आप लोगों को. चलो ये ले लीजिए पहले आप लोग, जो भी मैंने सॉल्व किया है ऊपर स्टार्टिंग में. तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँगा. हाँ, ये 3-4 जो मैंने सॉल्व किया उसका ले लीजिए पहले. यस सर, डन. हाँ, अच्छा अब इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं. देखो, ऑलवेज फॉलो द फंडामेंटल, ये दिमाग में फिट कर लो. और वो फंडामेंटल आपको याद रखने का ज़्यादा चांसेस तब रहेगा जब आपने उतना प्रैक्टिस किया है. ऑर्गेनिक रिएक्शंस की उतनी आपने प्रैक्टिस की है, देन इट इज़ अ पॉसिबल. नाउ विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है. दिस इज़ योर क्वेश्चन फ्रॉम, कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा है? ये तो इजी है वैसे, आना चाहिए. सर ऑप्शन 2. ऑप्शन 2, हाँ बहुत बढ़िया. बिकॉज हेलो फॉर्म जो टेस्ट है ये सब लोग नहीं दिखाते. हेलो फॉर्म टेस्ट दिखाने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल कीटोन उसके पास होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन. अगर कोई सिस्टम मिथाइल कीटोन दिखा रहा है तो उसके जाने के चांसेस तो हो जाते हैं. इसके साथ साथ में अगर आपके पास CH3 CHOH ये वाला सिस्टम दिख रहा है, ये वाला सिस्टम भी दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल स्ट्रक्चर विच कैन अंडरगो आइडोफॉर्म. और बेसिकली आइडोफॉर्म को हम लोग हेलो फॉर्म बोलते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आयोडीन I2 in the presence of NaOH, iodine in the presence of NaOH. So this is the like discriminating reagent जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू आइडेंटिफाई. मतलब जैसे कि मेरे को कोई दे देगा बेंजोफेनोन दे दे कोई, ठीक है. अब और दूसरे में कोई दे दे एसिटल्डिहाइड दे दे, दोनों के दोनों कैसा है ना, एल्डिहाइड है, मतलब कार्बोनिल की फैमिली से आते हैं. तो ये कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है इसको डिस्क्रिमिनेट करना. तो हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड हेलो फॉर्म दैट इज योर आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. तो जब आप आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा और आपको येलो कलर का PPD देगा. वो देगा आपको CHI3, दैट इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म. जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, वैसे CHI3 होता है आइडोफॉर्म. सो आइडोफॉर्म विल बी गेटिंग रिएक्टेड विद दिस टू काइंड ऑफ सिस्टम, मिथाइल कीटोन जिसमें होगा ये या फिर ये, ठीक है. कभी कभी बच्चा बोलेगा ये इथाइल अल्कोहल भी आ सकता है. इथाइल अल्कोहल कैन ऑल्सो बी द पार्ट विच कैन गिव यू द आइडोफॉर्म टेस्ट. ये CET का क्वेश्चन है. आई होप 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझा होगा. आई होप मैंने 4 ही लिखा था क्या? हाँ 4 ही है शायद. तो अभी मैं जाऊँगा आपके क्लास नोट्स वाले MCQ के ऊपर. एनी डाउट टू एनीवन इन दिस ऑल दिस 4 MCQ?
सर ये इथाइल अल्कोहल में CH3 डायरेक्टली अटैच नहीं है OH के साथ, फिर भी दिखाता है। हाँ, इथाइल अल्कोहल के अंदर रिएक्ट कर नहीं है फिर भी दिखाता है, क्योंकि ये सिस्टम तो एक्सेप्शन, RNO। कौन सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब? हाँ, आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो इसके अंदर ये सिस्टम तो दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एच कर दिया, तो इथाइल अल्कोहल को आप ऐसे ही डायरेक्टली रट्टा मार लो कि इथाइल अल्कोहल ऑल्सो गिव यू योर दिस एलोफॉर्म अल्कोहल में। यस अच्छा, सर, थैंक यू। अब इसके बाद जो है आई विल गो ऑन द योर क्लास का MCQ। हाँ, नाउ विल गो ऑन द, जस्ट लेट मी सी ओपन किया है मैंने। हाँ, सो कल जो है हम लोगों ने यहाँ तक कुछ तो डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 को जरा मुझे बताएगा कोई? एनीवन विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 31? क्वेश्चन नंबर 31 जस्ट, हाँ, यू हैव अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है भाई? एक्स है, एक्स के अंदर आपने ऐड किया है प्रोपीन। तो सिंपल सी बात है, ये है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब ये जो प्रोपीन है ना, वो AlCl3 से रिएक्ट करके बनाएगा आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। जब इसका बॉन्डिंग या रिएक्शन आप AlCl3 से करवाओगे, तो AlCl3 आपको पता है वो लुईस एसिड का काम करता है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज बना देगा। सो हम लोग हमेशा वो वाला कार्बोकेटायन को बनाना प्रेफर करते हैं जो स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा अच्छा होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। सो आई विल गो विद द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, दैट इज CH3 bond CH with a positive charge bond CH3. So this is a 2 degree carbocation that is highly stable. तो ये बंदा जो है AlCl3 और आपका प्रोपीन आपस में रिएक्ट करके ये बना दिया। अब आपने Y के ऊपर ऐड किया है, Y आपको मिल रहा है, तो बेसिकली ये क्या है ना, आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाला रिएक्शन है इन शॉर्ट। इफ यू लुक एट द दिस योर कौन सा क्यूमीन से बनाते ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, वही वाला रिएक्शन है ये। तो बेंजीन के साथ में ये जब मिक्स होगा तो आपको फॉर्म करके देगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इन शॉर्ट उसको क्यूमीन भी बोलते हैं हम लोग। अब ये क्यूमीन के ऊपर उसने क्या पास किया, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दे देगा, फिर उसके अंदर अपने पानी डाला तो कार्बोलिक एसिड दे ही रहा है, तो मतलब फिनॉल तो मिल ही रहा है, फिनॉल मिल रहा है ये आपका, और प्रोपेनोन दैट इज एसीटोन मिल रहा है। तो क्लियर हो गया यहाँ से। पूछा क्या उसने, एक्स, तो एक्स आपका बेंजीन है, और वाई क्या आपका, वाई क्या भैया, ये है वाई आपका, दिस इज द वाई, दैट इज अ क्यूमीन, और यू कैन कॉल दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो ऑप्शन जो है सी बनेगा, ठीक है। नाउ इसके नीचे वाला जो एसिडिटी का देख लेते हैं। हाँ, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एसिडिटी जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, वहाँ पे कौन सा इफेक्ट है। इज देयर इज अ रेजोनेंस में वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, दैट मैटर्स। मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, तो कौन सा इफेक्ट के थ्रू दे रहे हो, या अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो तो कौन सा इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ कर रहे हो। तो सबसे डोमिनेटिंग जो आता है, सबसे टॉप पे जो आता है वैसे तो होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का तो यहाँ से कुछ लेना देना है नहीं, तो आएगा सबके ऊपर प्लस आर। यू कैन फाइंड समवेयर प्लस एम भी लिखा होता है। अच्छा, मैं किसी को पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एम एंड द प्लस आर, और रेजोनेंस एंड द मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस है, तो मुझे बता सकता है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट? किसी को आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। सी, रेजोनेंस जो होता है, जब आपसे कोई बोलेगा बेंजीन ले लीजिए, अब बेंजीन आपने ले लिया, अब जो बेंजीन के अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैसा है ना भाई, कैसे भी घूम रहा है, ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमको पता नहीं है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, व्हेन द पाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वी डोंट नो एक्चुअली। सो
when direction is not known, जब आपको डायरेक्शन नहीं पता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, तो उस समय जो इफेक्ट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस. when direction is not known, then the delocalization of an electron is happening, that is a resonance. अगर आपने जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन. अब ये 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भाई इस तरफ भी जा सकता है या फिर उल्टा भी तो जा सकता है. ये इसको कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं. लेकिन अगर आपने इसी के अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर आपने एक ग्रुप लगा दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे लगा दिया OH. अभी OH के पास क्या है ना, लोन पेयर है. तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन को, पुश करेगा. तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग करेगा, this will come here and this pi bond will come here. So there is a particular direction. Now the electron is coming towards the system. इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिस्टम की तरफ आ रहा है. सिस्टम से तरफ आया, सिस्टम से जाए, मतलब एक डायरेक्शन तो मिल चुका है. अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि it will happen in this way. This is not going to happen because ऑक्सीजन का नेचर है ही नहीं भाई. वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पोजीशन में इधर पे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है, और जब आपको डायरेक्शन पता चल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट. अच्छा, अब ये जो इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्लस एम इफेक्ट. क्या बोलेंगे? प्लस एम इफेक्ट. तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. दोनों में काम एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दिया जाएगा या लिया जाएगा तो वो मेसोमेरिक आ जाता है. जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली कैसे भी घूम रहा है तो वो आपका रेजोनेंस है. आई होप ये सबको समझ में आया होगा. अब मैं जाता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर. हाँ, तो यहाँ पे जो है आपका जो कॉमन सिस्टम है ना वो फिनॉल है. इफ यू लुक एट द कॉमन सिस्टम, दैट इज अ फिनॉल. हर जगह पे फिनॉल ही है, उसको कुछ ना कुछ तो ग्रुप लगा है. अब जो NO2 ग्रुप होता है ना भाई, ये बड़ा तगड़ा ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में. मतलब ये 2 नंबर का ग्रुप है. इससे ऊपर जो आता है वो आता है NH3+. ऑल पॉजिटिव एक्ट एज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो NO2 भाई तगड़ा है, तो ये आँख बंद करके मैं 1 नंबर को सबसे ऊपर रख दूंगा एसिडिटी के मामले में. ये 1 नंबर सबसे ऊपर जाएगा एसिडिटी के मामले में. अब किसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, अब वो देखते हैं. अब ये जो फिनॉल है ना, इसको ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ना तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है. मतलब ये भाई 3 नंबर जो है ना ये बीच में रहेगा. 3 नंबर क्या रहेगा? बीच में रहेगा. अभी देखो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो कौन से इफेक्ट के थ्रू दिया जा रहा है? तो ये जो है ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा एंड प्लस एच लगेगा. इंडक्टिव इफेक्ट एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन. बात समझ में आ रही है? ये देखो NH2 इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा. तो ये भी क्या करने वाला है भाई? प्लस एम लगा देगा. क्या लगा देगा? प्लस एम. ठीक है. अच्छा, क्लोरीन जो है, अगर ये क्लोरीन जो है ना मेटा पोजीशन पे जाता, कहाँ जाता? मेटा पोजीशन के ऊपर ना हमेशा ये इफेक्ट लगता है. कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है. इसको जरा दिमाग में फिट करके ले लो. मेटा पोजीशन विल ऑलवेज हैव अ इंडक्टिव इफेक्ट. जस्ट इसको रट्टा मार लेना, उसका क्या लॉजिक है वो पता नहीं, जस्ट दिमाग में, अपना दिमाग में रखो. मेटा पोजीशन विल हैव ओनली वन इफेक्ट, या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई होगा. इसके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा इफेक्ट लगने वाला नहीं है. अच्छा, अब जो रेजोनेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये जो आपका ये जो है ना क्लोरीन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का. क्या होता है? क्लोरीन इज एक्सेप्शनल बिकॉज, अब बच्चे को दिमाग में ये कैसे आएगा कि सर वो इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करने वाला है? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना. सी, when you have this kind of system, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले ग्रुप के पास अगर कभी भी ना लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए भाई? लोन पेयर. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो मतलब ये सिस्टम आने की वजह से, इतना सिस्टम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बगल वाले के पास लोन पेयर आ गया, तो ये मेसोमेरिक की कैटेगरी में आ चुका है. ये मेसोमेरिक या रेजोनेंस की कैटेगरी में आ चुका है.
अब मुद्दे की बात ये है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि गेन कर रहा है। अगर देगा तो हम बोलेंगे प्लस एम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम बोलेंगे माइनस एम है। ये क्लियर है। अच्छा, जब आप बात करते हो हैलोजन का, क्योंकि देखो हैलोजन भी वो लोगों ने दिया है, सी अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है और उसके बगल में क्लोरीन है और उसके पास भी लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस का केस तो बनता है, बट इसको हम लोग एज्यूम नहीं करते, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे ना आपको हमेशा क्या लगाना है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन देयर इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। हैलोजन जो है वो हमेशा आपको इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू, बिकॉज रेजोनेंस का केस तो बन ही रही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले के पास अगर लोन पेयर आ गया तो रेजोनेंस के लिए सुटेबल केस है। बट हैलोजन के केस में क्या होता है कि भाई वो सिस्टम को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन की कैटेगरी, इसमें रेजोनेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो ये एक्सेप्शन है। तो ये आपको दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट, क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू द एमसीक्यू अगेन, तो यहाँ पे जो है आपको माइनस आर लगेगा और पांचवें एग्जाम्पल में आपको क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। तो जो माइनस वाले होते हैं वही पहले आ जाते हैं एसिडिटी के मामले में। तो उसमें भी कौन सा इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो रेजोनेंस भाई इलेक्ट्रॉन देने के मामले में भी पावरफुल होता है और इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में भी पावरफुल होता है। तो माइनस आर वाला सबसे तगड़ा है, तो एक नंबर सबसे ऊपर जाएगा। एक नंबर के बाद माइनस इफेक्ट लग रहा है 5 नंबर में, एक के पास 5, जो कि आपको ऑप्शन ए और बी में दिया है। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था 3 नंबर बीच में रहेगा, तो ये बराबर है भाई। हाँ, तो ये ए और बी में स्टिल कंफ्यूजन है। अब 2 नंबर पहले आएगा कि 4, अच्छा अब ये जो 4 नंबर है, तो 4 नंबर को इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है ना, वो रेजोनेंस के थ्रू मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो रिच लोग भाई एसिडिटी के मामले में उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो 4 नंबर सबसे ऊपर जाएगा पीछे, वीकेस्ट एसिड, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन, और शुड आई रिपीट और शुड आई गो ऑन द नेक्स्ट वन? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो थैंक यू। नाउ एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन भी एसिडिटी का, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट ये NH2 और CH3 लास्ट का नहीं समझ। हाँ, NH2 और CH3, चलो अभी ये जो NH2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और CH3 भी डोनेट कर रहा है, बराबर है। यस सर। अब आपको ये देखना है कि जो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन से इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है। देखो यहाँ पे देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का केस क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल में आ जाए आपका अल्काइल ग्रुप, जैसे आप ये बोलोगे ना C डबल बॉन्ड C, उसके बगल में आ जाए CH3 या कोई भी कार्बन आ जाए विद हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है। तो इसके पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग सेक्शन कितना है, 3 3 6 और ये 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, उसके बगल में आ जाए CH3, तो ये जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो दो इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन है विद हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देगा प्लस H, और इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लगा रहा है, तो ये दो इफेक्ट लगा रहा है। अगर यहाँ पे मैं लगा देता OH और यहाँ पे आ जाए NH2, तो अब ये NH2 भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस M। क्या हो जाएगा, प्लस M। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन देना हो या लेना हो, अगर आप रेजोनेंस या मेसोमेरिक के थ्रू करोगे ना, तो वो इस बोलते हैं ना क्वांटिटी के मामले में ज़्यादा होता है। क्वांटिटी मतलब दिस इम्पैक्ट, इफ यू आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन with respect to through resonance, then you are giving more electron rather than you are giving electron with the inductive or hyper conjugation। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, चलो बताओ एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 40, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नहीं सर, नहीं। विच इज नॉट बोला है, विच डज नॉट गिव द मेजर प्रोडक्ट। चलो नॉट बोला ना उसने, तो सिंपल देखो सर ऑप्शन ए।
कार्बन डाइसल्फाइड है तो ये ऑर्थो पैरा देगा, ऑर्थो एंड पैरा देगा, तो सही बात है ये। अगर ये ब्रोमीन वाटर होता तो मैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देता, तो ये कैसा है ना, ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में यू गेट ऑर्थो एंड द पैरा, यू गेट ऑर्थो एंड द पैरा, तो ये पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो ये सही है। हाँ, ये आपका सैलिसिल्डिहाइड, ये आपका रिमर है, तो ये भी सही बात है। दिस इज द डाइल्यूट HNO3 एंड देन यू आर डूइंग द मोनोनाइट्रेशन, तो हाँ, तो ये इसमें डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा है, OH है, तो OH के रिस्पेक्ट में कैसा है ना कि ऑर्थो और पैरा, तो ये ऑर्थो जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ऑर्थो पे वो आ नहीं सकता, तो ये पैरा पे ही जाएगा NO2, तो ये बात भी सही है। तीसरे चौथे पे आ जाओ, you got a ether. Now in the ether you are going to add a dilute HNO3. The moment you are going to add a dilute HNO3, तो ये बेसिकली क्या करेगा मालूम, ये बनाएगा NO2 प्लस, क्या बनाएगा NO2 प्लस, तो now this NO2 plus will make an attack on the ortho and the para position. This will make an attack over the ortho and the para position, जिसमें से जो है dominating product क्या होता है, para होता है, dominating will be the para. So what I can say here, they are asking this is it major product? No, this is the minor product, this is the माइनर प्रोडक्ट। ये एक लाइन दिमाग में रखो, अगर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, सो व्हेनेवर द सिस्टम इज गेटिंग एन एक्टिवेटेड, द सिस्टम इज गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस इफ यू आर डूइंग एन अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं वो टाइम पे, तो अटैक होगा ऑर्थो एंड पैरा पे, ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है ये सब। तो ये जो है ना मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप जो लगाया आपने, तो ये एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये मतलब EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जिस भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो अटैक मारेगा सीधा ऑर्थो एंड पैरा पे, जिसमें पैरा का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक एंट्रेंस। सो आई विल गो विद दिस इज द रॉन्ग वन। यस, एवरीवन गॉट इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। चलो इसके साइड वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। इसके ऊपर के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर जो है 22, 21, 22 किया था क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? ठीक है, देख लेते हैं। चलो इसका आंसर बताइए आप लोग, एवरीवन 22 को ट्राई करो। आ रहा है? अल्कोहल के अंदर सर 2 PCl, मिनट। हाँ चलो ठीक है, टेक योर टाइम, एवरीवन विल टेक आउट द नोटबुक एंड सॉल्व। आएगा तो बताइए मुझे। इज गेटिंग एवरीवन? हाँ सर 2। हाँ ठीक है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जस्ट एक मिनट रुकना, मेरा लैपटॉप जरा हैंग हो गया है, इट इज नॉट मूविंग। जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप।
जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड में जरा इसको हाई करो। ट्वेंटी टू पे थे, ठीक है। सो 22 सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, जस्ट लेट मी सी। आपने इसमें ऐड किया फिनॉल, तो ये आपको देगा साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड के अंदर आपने ऐड किया Mg, तो ये आपको फॉर्म करके देगा दिस योर Gr। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन MgBr। अच्छा, इसके बाद व्हाट यू आर डूइंग हियर, ओके, वाटर ऐड नहीं किया उसने। अच्छा, ये Y मिला, फिर Y के अंदर वाटर ऐड किया है, सो यू आर गेटिंग V। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल, उसने पूछा क्या, V इज अ साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा नहीं नहीं, गलत गलत बोल रहा हूँ मैं। नो, यू हैव टू ऐड, आपने इसको बना दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर MgCl। नाउ यू डू द ऑक्सीडेशन, PCC जब आप यूज़ करोगे तो ये साइक्लोपेंटेनॉन दे देगा। अब उसके ऊपर आपने ऐड कर दिया Z, एंड व्हाट इज Z, Z यू आर गेटिंग, दिस इज Z। नो, Z के ऊपर आपने ये ऐड कर दिया। अच्छा, गिगनाट रिएजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, गिगनाट रिएजेंट का जो R पार्ट है वो सीधा CO को लग जाएगा, CO के C को लग जाएगा, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये सर OH। पीसीसी से हमें हाइड्राइड मिलता है ना। बट वो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो यू विल बी गेटिंग दिस कीटोन। राइट नाउ इट इज अ विच अल्कोहल, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। सो प्रोडक्ट है जो यहाँ पे V जो है आपका ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस ये, और Z हो जाएगा साइक्लोपेन। हाँ, सो ऑप्शन जो है ए, चेक करिए जरा इसका, 22 का ए ही लिखा होना चाहिए, 22। इसका आप लोग चेक करना आंसर क्या दिया है, मेरे हिसाब से तो ए बनना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ Z एंड दिस, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैं सीधा लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में कुछ इंट्रेंस के क्वेश्चन पूछे हैं क्या, वो जरा देखता हूँ मैं। ये जरा देखते 47 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 47 में, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका क्या है, ये आपका अल्कोक्साइड है, कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, और उसके अंदर आपने ऐड किया ये, और ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल। आपको जैसे कि पता है अल्काइल हाइलाइट टर्शरी नहीं होना चाहिए, अल्काइल हाइलाइट शुड बी व्हाट, प्राइमरी, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी। टर्शरी अल्काइल हाइलाइट के ऊपर अगर आपने ऐड किया ना ये, तो वो आपको क्या दे देगा, एल्किन देगा, क्या देगा, एल्किन, ठीक है। सो ये तो निकल जाएगा, सेकेंड वाला आपको देगा इथर,
आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एक्स। एक्स का मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोब्यूटीन। और वाई क्या हो जाएगा आपका, दिस दिस इज द ईथर। So X is given as this, option number A. Everyone is getting this? Yes. Yes, sir. So यहाँ पे identify the major products. Now, question number 48 पे आ जाइए. Find the molecular weight of the compound X and Y respectively. अच्छा, देखिए ये जो है आपका ईथर दे देगा, क्या दे देगा, फर्स्ट वन विल बी द ईथर, क्योंकि यहाँ से Na और ये आपका आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा. सो दिस इज CH3 O bond CH2 CH3. You count the number of carbon and then, अभी इसमें कैसा नहीं, ये आपका बल्कि है, दिस इज द बल्कि. ये ऊपर वाला रिएक्शन का सेम कंसेप्ट है. ये आपका कौन सा है, टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड. टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड में आपने सोडियम इथॉक्साइड ऐड कर दिया, तो ये आपको क्या दे देगा, एल्कीन देगा. दिस इज गोइंग टू गिव यू एल्कीन. तो अभी इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 मेंबर्ड का रिंग बनाएंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना, उसमें डबल बॉन्ड मार देना. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. अभी एक नंबर पे आपने क्या करना, मिथाइल लगा देना और बगल में आ जाएगा डबल बॉन्ड. सो यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दैट विल सी. देखो कार्बन कितना है इसके पास, 8 है, तो 12 इंटू 8. ठीक है, तो एक का वेट 12 का हो जाता है, ये हो जाएगा. प्लस हाइड्रोजन कितना वो देख लो, 3 यहाँ पे, फिर ये एक यहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे, 2 रहेंगे, यहाँ पे भी 2 रहेंगे, 2 2 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा. तो टोटल हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है 1 2 और ये 2 4 6 हो गया, 8 10 12 और ये 3 15 प्लस 15. तो इसको ऐड करेंगे, 12 इंटू 8 96 हो गया, 96 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 111. वाई जो है 111. अच्छा, 112 दिया और 110 दिया, तो एक हाइड्रोजन किधर से मिस हुआ क्या अपना, हाँ कुछ तो मिस हुआ लग रहा है. 3 4 5 7 2 9 2 11 2 13 13 15 15 ही जा रहा है. सॉरी 15 नहीं रहेगा, 14 है, 14. तो 110, 110 ऑप्शन इसका भी है, कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें कुछ है नहीं. ऑप्शन बी, बिकॉज मेरे को वाई जो है ना 110 मिल रहा है, मैंने इधर पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा काउंट किया था, ये हाइड्रोजन नहीं है. चलो, छोटा सा कंसेप्ट है ये. हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए. प्रेडिक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर 2 इथॉक्सी इथेनॉल. मतलब भाई इसने ईथर भी दिया और अल्कोहल भी दिया है कि कंपाउंड के अंदर, ईथर और अल्कोहल दोनों एक साथ दे दिया है. तो ये मेरे को बताओ प्रेफरेंस किसको मिलता है, ईथर को मिलता है कि अल्कोहल को मिलता है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में. आप प्रेफरेंस किसको देंगे, ये याद आ रहा है शॉर्टकट, CS DNA cat me. Now here C is a carboxylic acid, S for sulfonic acid, D for derivative of an acid, N for nitrile, A for aldehyde, A for ketone, A for alcohol. तो अल्कोहल को प्रेफरेंस मिलता है और ये लास्ट में E है, E इज फॉर ईथर. सो 2 इथॉक्सी इथेनॉल. तो आपने क्या करना है, 2 नंबर पे आपका इथॉक्सी ग्रुप लगेगा इथेनॉल का, बिकॉज इथेनॉल जहाँ पे भी रहेगा ना OH, वहाँ से एक नंबरिंग दिया जाएगा. सो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 नंबर पे इथॉक्सी है, सी 1, दिस इज 1, दिस इज 2. हाँ, ये 2 नंबर पे इथॉक्सी है, 2 इथॉक्सी इथेनॉल. ये आपका हो जाएगा 1, ये एक नंबर पे, ये है 1 2
CH3, तो ये आपका 2 इथॉक्सी है, बट ये प्रोपेनॉल है। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कौन सा? ये वाला, डी वाला, क्योंकि हमारे पास 2 ही कार्बन है इसके लिए। सो विल गो विद द डी। ठीक है, उसके सामने 49 को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू मिथॉक्सी इथेन। इथीन से आपने क्या करना है? मिथॉक्सी इथेन करना है। CH3 O बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज अ मिथॉक्सी इथेन। चलो, क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। एनीवन ट्राई। मिथॉक्सी इथेन में लेके जाना है, तो आपने पहले क्या करना है, इसको आपने अल्काइल हाइड्राइड बनाना है। अल्काइल हाइड्राइड बनाने के बाद क्या करो, आप ऐड कर लो सोडियम बिटॉक्साइड के साथ में, अल्कोक्साइड के साथ में, जो भी आ जाए। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? इज इट विच रिएजेंट विल बी द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट? कैन एनीवन ट्राई? सोचिए सोचिए क्विकली। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, उसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले स्टेप में क्या है आपका? H2SO4 ऐड करना। अच्छा, H2SO4 ऐड किया तो अपने को क्या मिलेगा? सर एसिड कैटालाइज कंपाउंड मिलेगा एक। अच्छा, ओके। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन? सर उसके बाद CH2N2 को अटैच करेंगे। अच्छा, किसी ने रिएक्शन लिखा है नोटबुक में अपने? कैसे ही बोल रहे हैं? किसी ने चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया है, बी बी। अच्छा, बी बोल रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, हाँ, चलो बी में कैसा है ना, आपने डाइजो ये कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये आपको दे देगा। अगर आपने बी यूज़ किया तो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3CH2OH, 1 ऑल मिल गया। ठीक है, अब ये 1 ऑल मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें इथाइल आयोडाइड ऐड कर दिया। तो इथाइल आयोडाइड जब आप ऐड करोगे C2H5, तो यहाँ से जो है आयोडीन तो बैटरी लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है इसमें? प्रॉब्लम ये कि जब आपने H निकाल दिया और I निकाल दिया तो आपको ये मिल जाएगा क्या? CH3CH2O बॉन्ड C2H5। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना HI, ये HI दोबारा इसके ऊपर काम भी कर सकता है। तो आपको HI को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। HI को न्यूट्रलाइज करने के लिए दे शुड गिव द बेस, ऐसा कुछ उसने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, बट HI इज एसिड ना, तो ये फिर से इसके ऊपर प्रोटोनेशन करके अल्कोहल बना देगा और इथाइल आयोडाइड बना देगा। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वही फिर से मिल जाएगा। अच्छा, सी वाला बोल रहे थे आप तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लिया, ठीक है, तो आपको मिलेगा इथाइल इथीन हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर आपने यूज़ कर लिया डाइजोमीथेन, ये है, दिस इज CH2, डाइजोमीथेन। इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो 3 कार्बन मिल रहा है। सर जस्ट सी। हाँ, CH3 CH2 आपको मिलेगा यहाँ पे OSO3H। ठीक है, ये आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे ये CH2 डाइजोमीथेन, CH2N2 को हम लोग डाइजोमीथेन बोलते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ये CH2 इसको चिपक जाएगा। ये टेक्स्ट बुक का ही रिएक्शन है, सो यू विल फाइंड इट। मेरे को नाम नहीं है ये इसका नाम है रिएक्शन का। इस रिएजेंट को जब यूज़ करते हैं, मेरे को दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो ये हो जाएगा CH3CH2 आपका, फिर हो जाएगा OCH3। तो भाई सी वाला दे रहा है, डी वाला अगर आपने GR यूज़ कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं देगा जी, नहीं, सी वाला तो नहीं देगा। इथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड है, फिर आपने ये यूज़ कर दिया,
सो मोस्ट सुटेबल तो यहाँ पे जो बन रहा है सी बन रहा है, ठीक है। तो अभी इसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग जरा ट्राई कर लेना। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी हम लोग कमिंग सेशन में देख लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल मतलब रिएक्शंस की। आपके बुकलेट का खत्म